जैसे मुस्लिम देशों के अंदर कि अगर नबी के खिलाफ या उनकी पवित्र कुरान के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है तो ईश निंदा कानून उस पर लागू होता है। भारत एक सेक्युलर देश है, भारत में इस तरह का कोई ईश निंदा कानून नहीं है। लेकिन भारत में गांधी जी पर अगर आपने उनकी वैचारिक आलोचना भी की तो अघोषित रूप से आप पर ईश निंदा कानून लग जाता है। मेरी जो पुस्तक है उसमें मैंने कहीं भी गांधी जी के लिए कोई भी चीज बिना तथ्य तर्क सबूत के नहीं लिखी। जो भी लिखा वो पेज नंबर बताया, वो तारीख बताई, वो जगह बताई। तो उन लोगों के मैं एग्जाम्पल हमेशा कोट करता हूं जो गांधी के साथ रहे। या आपको बचपन से घोट घोट के पढ़ा दिया गया कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो क्या उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था, अगर आप दूरदर्शी हैं तो, कि आगे आने वाले दिनों में विभाजन की वजह से कितने लाख लोगों की मौत होगी? ये वो दृष्टिहीन नेता थे, दूरदृष्टा तो छोड़िए, ये वो दृष्टिहीन नेता थे जो आज जून में फैसला ले रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि अगस्त में क्या होने वाला है। इनकी दूरदृष्टि दशकों सदियों की नहीं, इनकी दूरदृष्टि दिनों की नहीं थी इनके पास। जुमला शब्द बड़ा आ गया है भारत की राजनीति में, तो मैं तो खुद बोलता हूं, खुलकर बोलता हूं, कई बार बोल चुका कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। गांधी जी का ये कहना एक राजनीतिक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं। गांधी जी ने पहला आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने तो पाकिस्तान थोड़ा अकेले मुसलमानों ने मांगा है, वो तो हिंदू और सिखों ने भी पाकिस्तान मांगा है। मुझे बताइए किस हिंदू और सिख ने पाकिस्तान मांगा था? उसमें एलन जॉनसन कैंपबेल लिखते हैं कि जब गांधी मान गए तो फिर कुछ बचा नहीं, बंटवारा तो फिर होना ही था। और यही बात बीबी मेनन भी लिखते हैं कि जब गांधी मान गए, बंटवारे पे सहमत हो गए उस बैठक में, तो कुछ नहीं बचा। इससे अगर एक भी लाश बोल पाती तो वो लाश यही बोलती है कि देखो बापू, तुम्हारी लाश पर तो पाकिस्तान नहीं बना, मेरी लाश पर पाकिस्तान। ये कटु सत्य है। आपको क्या लगता है किसी ने देखने की कोशिश इस तरफ की नहीं थी? पढ़ने लिखने वाले तो बहुत रहे। ये धूर्त हैं, ये लोमड़ी से ज्यादा लंपट लोग हैं वामपंथी इतिहास का। इतने लंपट हैं, ये कैसे नहीं पढ़ते? मुझ जैसा तुच्छ व्यक्ति जिसने इतिहास का कोई जानकारी नहीं है जिसके पास, उसने वो पढ़ लिया। तुमने नहीं पढ़ा। इतने बड़े बड़े इतिहासकार हो, जो छोटा बड़ा लंबा मजला जो भी हबीब है, जितने सारे घूमते हैं इतिहासकार बन के, 15-20 जो भी हबीब अपने आप को इतिहासकार बताते हैं, इन सब ने सब पढ़ लिया। संघ ने ये किया, सावरकर ने ये किया, गोलवलकर जी ने ये किया, डॉक्टर हेडगेवार ने ये किया, फिर बाला साहब देवरस ने ये कर दिया था, फिर रज्जू भैया ने वो बोला था। सबका पूरे सरसंचालक लड़ाई में क्या योगदान है? सारे सरसंचालकों का इतिहास जन्म कुंडली इनके पास है। गांधी जी ने जो तिरंगे पे बोला, गांधी जी ने जो ब्रह्मचर्य के प्रयोग पे कहा, गांधी ने जो मुस्लिम तुष्टिकरण के जो बयान दिए, गांधी ने जो शरणार्थियों के खिलाफ बयान दिए, वो नहीं पढ़े तुमने? वो लिख के गया है वो डोमिनिक लेपेरो, वो लोग कि सब आज़ादी के पहले जितना जिंदा करते थे भारतीय मुसलमान, और जैसी आज़ादी का जितना इनको छोड़ के लात मार के चला गया तो इनको गांधी नजर आने लगे, सब गांधीवादी बनने की ढोंग करने लगे। क्यों नहीं पॉपुलेशन एक्सचेंज किया गया? और ये तो खुद अंबेडकर ने कहा, जिनको मैं दोहरा रहा हूं, कि अगर जनसंख्या का ट्रांसफर हो जाएगा तो भारत की सांप्रदायिक समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर भारत में ये जनसंख्या की अदला बदली भारत पाकिस्तान के बीच हो जाती तो निश्चित तौर पर भारत आज एक बहुत खुशहाल देश होता, सांप्रदायिक स्थिति भारत की बहुत अच्छी होती। जो गए नहीं वो तो वोट उन्होंने किया था पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल किया था। देखिए, भावना तो रह गई बीज के तौर पर, जो आज भी प्रकट होती है कहीं ना कहीं। अभी देखिए ना, ये भी ईरान और अमेरिका की बातचीत पाकिस्तान करवा रहा था। आप एक वर्ग विशेष के ट्वीट्स और फेसबुक पोस्ट या इंस्टा पोस्ट निकाल के देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कितने खुश हैं पाकिस्तान बीच बचाव करवा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। कुछ लोगों ने तो विश्व गुरु कह दिया पाकिस्तान को। ये डीएनए बदलता नहीं ना अमित आसानी से, ये डीएनए बदल नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं द भगवा पॉडकास्ट में आज खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, देश के जाने माने लेखक प्रखर श्रीवास्तव जी। ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं, बहुत बहुत स्वागत है प्रखर जी। धन्यवाद। हमारे बॉस रहे हैं न्यूज़ 24 में, और आज एक बॉस के साथ इंटरव्यू करना उन विषयों पर जिसकी चर्चा आमतौर पर हम कई बार करते रहे हैं, बहुत आसान नहीं होता, तो आप साथ देंगे मेरा? हाँ बिल्कुल। पहला सवाल, जिन विषयों को लेकर कहा जाता है कि महात्मा गांधी पर आपने कलम चलाई और बापू के बारे में ये कहा जाता है कि स्थापित इमेज जो उनकी रही इतने साल तक, आपकी किताब ने, हे राम ने उसके सामने एक चुनौती सी खड़ी कर दी। आप मानते हैं इस बात को? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बापू पर लिखने वालों की कभी कमी रही। लोगों ने बहुत लिखा। मतलब अगर हम गांधी जी के पूरे जीवन को हम देखें तो आधुनिक भारत के, मतलब आधुनिक भारत ही क्यों बोलूं, मैं कहूं कि अगर पूरी आधुनिक दुनिया के, अगर हम जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर अभी तक का इतिहास देखें तो दुनिया के वो ऐसे पहले नेता होते हैं आधुनिक दुनिया के जिसके अंदर उनकी जो जीवन है वो खुली किताब की तरह रहा। उन्होंने जो बोला, जो कहा, जो भाषण दिए, जो पत्र दिए, वो सब कुछ आर्काइव है।
उनकी दिन की सारी दिनचर्या, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कितना बकरी का दूध, औंस कितने औंस बकरी का दूध लिया, संतरे कितने खाए, खजूर कितने खाए, ये तक उनका वर्णन मिलता है, क्योंकि उनकी जो पूरी जीवन था वो लिखित है। उनके जो सेक्रेटरीज होते थे, चाहे महादेव भाई रहे हों, चाहे वो प्यारेलाल जी रहे हों, पूरा दिनचर्या लिखते थे, पूरा उनका लेखा जोखा रहता था। और उसको भारत सरकार ने छापा संपूर्ण गांधी वाङ्मय में, और वो 100 खंड है, और हर खंड करीब करीब 700 से 800 पेज का है। तो आप लगा लीजिए कि उनके जब से वो अपने माता पिता को पत्र लिख रहे थे विदेश यात्रा से, तब से लेके अब तक सब कुछ उनका लिखा हुआ है। तो गांधी जी पर बात करने के लिए सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप जो भी चीज बोल सकते हैं वो सबूत के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि उसका उल्लेख संपूर्ण गांधी वाङ्मय में मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य से कि इसके मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भी लोग गांधी पर लिखते रहे तो एक विशेष भाव को लेकर लिखते रहे। जैसे ज्यादातर 80% वो लोग थे, या मैं कहूं 90% वो लोग थे जो जिन्होंने गांधी को एक मनुष्य से ऊपर माना। मतलब महात्मा तो उनके नाम के साथ जुड़ा ही हुआ था, लेकिन महात्मा से भी ऊपर एक कैटेगरी में उनको रखकर एक देवतुल्य या भगवान के स्वरूप उनको मानकर उनके बारे में उन लोगों ने लिखा। तो उन्होंने उन्हीं हिस्सों को उसमें से उठाया संपूर्ण गांधी वाङ्मय में, जो भी गांधी जी का जीवन एक खुली किताब था उसमें से, जो उनके महात्मा होने के बात को पुख्ता करते या देवतुल्य बनाते, उस तरह की बातें लिखी। और दूसरा पक्ष जो था दुर्भाग्य से, जिसने मन में ये बिठा लिया कि नहीं गांधी जी तो अच्छे व्यक्ति नहीं थे, और उसी आधार पर उसने लिखना तो कम किया लेकिन बोला ज्यादा। और ज्यादातर उनमें से ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी गांधी को पूरा पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। तो मुझे लगता है कि अब जो नए लोग आ रहे हैं, नए रिसर्चर आ रहे हैं, नई सबके पास चीजें उपलब्ध हैं, तो गांधी की संपूर्ण रूप से व्याख्या हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य या कहें या विडंबना कहें कि क्या होता है कि जैसे मुस्लिम देशों के अंदर ब्लास्फेमी होती है, ईश निंदा कानून, कि अगर नबी के खिलाफ या उनकी पवित्र कुरान के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है तो ईश निंदा कानून उस पर लागू होता है। भारत एक सेक्युलर देश है, भारत में इस तरह का कोई ईश निंदा कानून नहीं है। लेकिन भारत में गांधी जी पर अगर आपने उनकी वैचारिक आलोचना भी की तो अघोषित रूप से आप पर ईश निंदा कानून लग जाता है, आप पर ब्लास्फेमी लग जाती है। ये एक विडंबना है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की चाहे कितनी बात कर लें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर लें, चाहे हम सेकुलरिज्म की बात कर लें, चाहे हम लोकतंत्र होने की दुहाई दे दें, लेकिन आज भी इस देश में गांधी जी की वैचारिक आलोचना, मैं व्यक्तिगत की बात नहीं कर रहा या मैं गलत ढंग से आलोचना की बात नहीं करता, वैचारिक आलोचना करने पर भी एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो आप पर ब्लास्फेमी, ईश निंदा कानून लगा देता है, जो मुस्लिम देशों में लगता है, ये अघोषित रूप से लगता है। और ये मैंने फेस किया है, क्योंकि मुझे, मेरी जो पुस्तक है उसमें मैंने कहीं भी गांधी जी के लिए कोई भी चीज बिना तथ्य तर्क सबूत के नहीं लिखी। जो भी लिखा वो पेज नंबर बताया, वो तारीख बताई, वो जगह बताई, यहां तक कि जो गांधी ने जो बोला वो बताया, और जो गांधी ने नहीं बोला, जो मैंने दूसरे लोगों को, जब मैं गांधी के बारे में बताता हूं तो उन लोगों के मैं एग्जाम्पल हमेशा कोट करता हूं जो गांधी के साथ रहे। जैसे अगर मान लीजिए मौलाना आजाद ने अपनी पुस्तक में गांधी जी के लिए लिखा, ये लिखा उन्होंने कि गांधी जी अपने अंतिम समय में उनकी बड़ी सी बड़ी अपील का असर नहीं होता था। मतलब जब मौलाना आजाद जब ये अपनी बात कर रहे हैं इंडिया विंस फ्रीडम में, तो वो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब अंतिम समय भारत की आजादी के मुहाने पे भारत जब खड़ा हुआ था, तब गांधी जी की बड़ी से बड़ी अपील का असर नहीं होता था। मतलब वो हिंसा नहीं रोक पाए, दोनों तरफ हुई बंटवारे के समय, उनके कहने कोई नहीं मानता था, ये मौलाना आजाद ने लिखा। तो मौलाना आजाद के लिए तो अमित आप ये नहीं मान सकते कि गांधी विरोधी थे, गांधी के प्रति उनके मन में असम्मान था, वो तो गांधी के विशुद्ध चेले थे। बिल्कुल। तो अगर मौलाना आजाद लिख रहे हैं कि गांधी की अपीलों का असर नहीं होता था, ये उन्होंने लिखा। अब मैं जब इसको कोट करके बोलता हूं कि गांधी जी अपने अंतिम दिनों में अप्रासंगिक हो गए थे, गांधी जी की लोकप्रियता अपने अंतिम दिनों में अपने निचले स्तर पर पहुंच गई, उसके बाद उनके बयान जो उन्होंने मौलाना के बयान के आधार पर कह रहा हूं। और मैं ये कहता हूं कि मैं गांधी जी की जब कह रहा हूं कि 1947, 48, 46 में गांधी जी की लोकप्रियता अपने निचले पायदान पर थी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी बिल्कुल लोकप्रिय नहीं थे। मैं गांधी की लोकप्रियता की तुलना गांधी की लोकप्रियता से कर रहा हूं कि जो असहयोग आंदोलन के समय या भारत छोड़ो आंदोलन के समय या अन्य जो उनके आंदोलन के समय या दांडी यात्रा के समय जो गांधी का ग्राफ था लोकप्रियता का, कि उनकी एक आवाज पर करोड़ों लोग भारत के चल पड़ते थे। लेकिन अंतिम समय में जब आजादी का वक्त आता है, तब गांधी जी की लोकप्रियता अपने निचले स्तर पर होती है। और इसको मैं साबित करने के लिए मौलाना आजाद का एग्जाम्पल देता हूं, नंबर 1। उसके बाद में प्यारेलाल नैयर का एग्जाम्पल देता हूं, जो 24 घंटे गांधी जी के साथ रहते थे, गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने लिखा। उसके अलावा उस वक्त के तमाम अकाउंट्स का मैं, जो उस समय पत्रकार थे, नेता थे, सब लोग थे, उन सबका मैं एग्जाम्पल देता हूं, कैसे गांधी जी जब अपनी अंतिम अनशन कर रहे थे तो उनके घर के बाहर, बिड़ला भवन के बाहर, लोग गांधी जी के मरने के नारे लगाया करते थे
ये गांधी फिल्म के अंदर भी दिखाया गया है रिचर्ड एटनबरो। ये लुई फिशर ने अपनी बुक में जो लिखा है, जो गांधी जी के जो बायोग्राफी लिखी है, ये रॉबर्ट पेन ने लिखी है। मतलब दुनिया के तमाम उस वक्त जो लोग थे, पत्रकार थे, नेता थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, अंग्रेज अधिकारी थे, वो सब ये बात कहते थे कि गांधी जी की लोकप्रियता निचले स्तर पर है और ये इनकी बातों का असर नहीं हो रहा है। अब जब ये सबको मैं कोट करते हुए ये बात कहता हूं तो मुझ पे ब्लास्फेमी लगाते हो आप कहते हो कि नहीं नहीं वो तो आप झूठ बोल रहे हो। अरे तो मैं झूठ बोल सकता हूं ना, मौलाना आजाद तो झूठ नहीं बोल रहे, प्यारेलाल जी तो झूठ नहीं बोल रहे, आचार कृपलानी का भाषण है जो उन्होंने अंतिम जो भारत का जो बंटवारा जिस कार्य समिति की बैठक में होता, महासमिति की बैठक में, उसमें बोलते हैं गांधी जी का अहिंसा का कहीं असर नहीं हो रहा। गांधी जी ने बिहार में कोशिश करी, नहीं हुआ, नोआखली में करा, कोशिश नहीं किया, अब तो आप पंजाब तक फैल गई है, गांधी जी की बड़ी से बड़ी बातों का असर नहीं हो रहा। तो आचार्य कृपलानी की क्या दुश्मनी थी गांधी जी से? तो मैं ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई, जब आपने सवाल पूछा कि गांधी पर लिखने वाली, तो आप जब ये पक्ष लिखते हो और आप जब इतने कॉन्क्रीट एविडेंस देते हो, मौलाना आजाद, प्यारेलाल नैयर, लॉर्ड माउंटबेटन, उनके सेक्रेटरी, उनके उस समय के अधिकारी, उस समय के नेता, मीडिया रिपोर्ट्स, तो तब भी लोग अगर ना माने उस सच्चाई को, तो मुझे लगता है कि ये 70-75 साल का जो आप पे एक ब्लास्फेमी का जो डर आपके अंदर भर दिया गया है, या आपको बचपन से घोट घोट के पढ़ा दिया गया कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, मतलब ये आज़ादी हमें अहिंसा से मिली है। तो भाई अहिंसा से आज़ादी मिली? मैं तो सीधा सवाल पूछता हूँ, अगर ये अहिंसा से मिली आज़ादी है तो 20, 30, 40 लाख जितने भी आंकड़े दिए जाते हैं बंटवारे के दौरान मर गए, तो दुनिया में तो किसी देश की आज़ादी के दौरान 40 लाख लोग एक साल के अंदर नहीं मरे, और वो भी फिर आप तो रही है कि अहिंसा से मिली आज़ादी। तो जब आप इस मिथ को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब आप इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप पे ब्लास्फेमी लगाई जाती है। लेकिन ये बहुत दिन चलेगा नहीं, ये आप अभी आप पे लगाई जा रही है, बिल्कुल लगाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, क्योंकि आप जब बता देते हो इस पेज नंबर पे लिखा हुआ है, उस पेज नंबर पे वो लिखा हुआ है, उसने ये कहा, इसने ये कहा, और सारे लोग समकालीन हैं, सब गांधी जी के करीबी हैं, सब गांधी जी के चेले हैं, वो खुद ही कह रहे हैं। और गांधी जी भी जिन बातों को कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कार्य समिति की बैठक का आपने जिक्र किया और वहाँ पे तमाम लोग थे और ये देखा जा रहा था कि जो वोटिंग होनी है उसमें समाजवादी किधर जाएंगे, उसमें बाकी लोग किधर जाएंगे, कौन विरोध करता है। और गांधी जी जो बोलते हैं कि हमारे हाथ में जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि आप चाहो तो रोक लो इस चीज़ को, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। जैसे जो शब्द थे एक तरह से विभाजन को लेकर मुख्य सहमति, और वो मुहर बाद में बन गई। और कुछ दिन पहले आप ही लिखते हैं कि मौलाना आजाद से उन्होंने क्या कहा कि हमारी लाश पे देश पटेगा। नहीं देखिए, अब बड़ी बात चलती है आजकल, एक बड़ा 2014 के बाद एक बड़ा होता है जुमला, है ना, जुमला शब्द बड़ा आ गया है भारत की राजनीति में। तो मैं तो खुद बोलता हूँ, खुलकर बोलता हूँ, कई बार बोल चुका कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, गांधी जी का ये कहना एक राजनीतिक जुमले से ज्यादा कुछ नहीं था। ये बात साबित हुई बार बार, और ये इसको मैं कई जगहों पर बोल चुका हूं, उसको रिपीट कितनी बार करूं, लेकिन जो कार्य समिति का आप जिक्र कर रहे हैं उसका यहां पर जिक्र होना बहुत जरूरी है। वो 14, 15, 16 जून को वो कार्य समिति की बैठक हुई। तो जो पहले दिन जो बैठक थी उसमें ये कार्य समिति की बैठक में दर्शकों को बता दूं कि जो कार्य समिति की बैठक थी इसमें भारत के बंटवारे का फैसला होना था और वोटिंग उस पर होनी थी। जो पहले दिन जो बैठक हुई अमित, उसमें 2-3 भाषण बड़े महत्वपूर्ण थे। उसमें एक भाषण पुरुषोत्तम दास टंडन का, पुरुषोत्तम दास टंडन, पीडी टंडन, भारत रत्न पीडी टंडन जो थे वो हिंदूवादी नेता थे, उन्होंने जबरदस्त बंटवारे के खिलाफ भाषण दिया और अखंड, बहुत जबरदस्त भाषण था, मतलब अखंड भारत शब्द का भी जिक्र, बिल्कुल, और ऐसा शानदार भाषण मतलब बड़ा भारत के इतिहास में कब मिलता है। एक वो भाषण, और इसके अलावा एक दूसरा भाषण था खान अब्दुल गफ्फार खान का भाषण, सहजानंद सरस्वती का, हाँ सहजानंद सरस्वती का भाषण। ये सब हिंदूवादी और बड़े नेता थे, और खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी उनको कहते थे। तो फ्रंटियर गांधी जब भाषण देने खड़े हुए तो 6-6.5 फीट के पठान थे वो, NWFP प्रांत पाकिस्तान में अब उनका गांव चला गया है। तो वो जब 6-6.5 फीट के पठान खड़े हुए और जीवन भर गांधीवादी नेता थे, और वो फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने कहा कि आपने तो हमको भेड़ियों के हवाले कर दिया। भेड़ियों के हवाले कर ये उन्होंने, क्योंकि उनका राज्य जो था वो पख्तून प्रांत, वो पाकिस्तान में जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपने तो हमको भेड़ियों के हवाले कर दिया, और ये कहकर फूट फूट के वो रोने लगे। और ये जो उन्होंने कहा, अमित मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूं बात का, ये जो उन्होंने कहा खान अब्दुल गफ्फार खान ने कि आपने हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया, ये अक्सर सही साबित हुआ। 1947 के बाद से वो 90 के दशक की शुरुआत तक जीवित रहे, करीब करीब 50 साल वो पाकिस्तान के अंदर रहे, और 50 में से कम 48 साल या तो उनको पाकिस्तान की सरकारों ने जेल में रखा या नजरबंदी में रखा। मौत भी वैसे ही, मौत भी नजरबंदी में हो गई उनकी एक दिन।
तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो कहा था वो अक्सर सही साबित हुआ। मतलब हम सब गुनहगार हैं उनके, मतलब पूरा भारत हम गुनहगार हैं उनको कि हमने उनको भेड़ियों के हवाले कर दिया। हाँ, हमने किया। तो ये जो दो भाषण थे पीडी टंडन और खान अब्दुल गफ्फार गांधी का, सीमांत गांधी का, तो इसने माहौल पूरा बदल दिया। तो नेहरू और पटेल को ये लगा कि इससे बंटवारे का जो है वो सीन बदल सकता है, ये गड़बड़ हो सकती है। तो गांधी जी तब तक कांग्रेस की सदस्यता छोड़ चुके थे। 30 के दशक के मध्य में गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं बचे थे, लेकिन कहने की बात है पर्दे के पीछे वो कांग्रेस वही चलाते थे। जैसे अब यूपीए में भी जो कहा जाता है रिमोट कंट्रोल सोनिया जी के हाथ में था, तो उस वक्त भी कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल जो तो गांधी मुझे जी की। प्रसंग याद आ रहा जब नेहरू जी का नाम नहीं था और हाँ, जिस तरह से उन्हें अध्यक्ष बनाया गया और जानते थे कि हाँ, वो जो अंतरिम चाहते थे वो करवा लेते थे। ये आखिरी काम था जो करवा पाए वो। तो गांधी जी को नेहरू और पटेल अपनी आखिरी उस कार्य समिति के अंदर बुला लेते हैं, और गांधी जी जो भाषण देते हैं 15-16 जून वाला जो उनका भाषण है 1947 में, वो भाषण तर्कहीन भाषण है। उस भाषण में कोई भी तथ्य नहीं है। उस भाषण में मैं अगर बोलूं, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, गांधी जी ने असत्य बोली हैं जो बातें बोली हैं। मतलब टोटल वो एक भाषण को मैं अगर बहुत आम बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूं, गांधीवादी मुझे माफ करे, वो झूठ का पुलिंदा था वो गांधी जी का भाषण। वो कैसे था मैं इसलिए बताता हूं। गांधी जी ने पहला आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने तो पाकिस्तान थोड़ा अकेले मुसलमानों ने मांगा है, वो तो हिंदू और सिखों ने भी पाकिस्तान मांगा है। मुझे बताइए किस हिंदू और सिख ने पाकिस्तान मांगा था? किस हिंदू और सिख ने कहा पाकिस्तान मांग दे दो? मुस्लिम शब्द का जिक्र शायद उन्होंने कहा मुसलमानों ने ही नहीं, हिंदू और सिखों ने भी तो पाकिस्तान मांगा। आप ही लोग तो चाहते थे पाकिस्तान बन जाए। ये उनका इशारा पीडी टंडन की तरफ था या सहजानंद सरस्वती की तरफ था। जो भाषण हुआ था वो हिंदूवादी कह रहे थे कि आप श्रेष्ठ मानते हैं हिंदू, इसी वजह ये उन्होंने कहा, ये शब्द थे। उन्होंने कहा कि आपके अंदर जो सुपीरियरिटी है उसकी वजह से तो ये पाकिस्तान बन रहा है। फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि ये जो नेहरू पटेल और सब लोग हैं जो कार्य समिति, इसका फैसला है, और अगर इसको हम बदल देंगे तो उस पर विश्वास करेंगे तो उसके बदले नया कौन संभालेगा। तो ऐसी करके घुमा फिरा के और हिंसा का जिम्मेदार। हाँ, और एक जगह पर उन्होंने कहा कि आप एक अंग्रेजी की कहावत बोली जिसका हिंदी में अर्थ होता है, और उन्होंने कहा कि आप पूरा ऊंट निकल गए, उसकी जो पूंछ बची हुई है उसको निकलने से आप डर रहे हैं। मक्खी वाला भी शब्द, मक्खी वाला भी उन्होंने उसके अंदर भाषण दिया। तो उनका जो पूरा भाषण था वो झूठ का पुलिंदा था। उन्होंने सब ठीक रहा हिंदू और सब पे फोड़ फाड़ के बोला कि बंटवारा होना चाहिए, और उसके बाद वो बंटवारे पे मोहर लग गई। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये एलन जॉनसन कैम्पबेल जो माउंटबेटन के मीडिया एडवाइजर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी, पढ़ना चाहिए सबको, मिशन विद माउंटबेटन। वो भारत की आज़ादी के समय जो देख रहे थे उन्होंने पूरा उसमें लिखा है। उसमें एलन जॉनसन कैम्पबेल लिखते हैं कि जब गांधी मान गए तो फिर कुछ बचा नहीं, बंटवारा तो फिर होना ही था। और यही बात बीबी मेनन भी लिखते हैं कि जब गांधी मान गए, बंटवारे पे सहमत हो गए उस बैठक में, तो कुछ नहीं बचा, और आखिरकार वो फैसला हो जाता है, और उस बैठक के अंदर जो है वो पक्ष में फैसला आ जाता है बंटवारे। जबकि माउंटबेटन को डर था कि अगर गांधी जी इनकार करते हैं और आमरण अनशन की बात करते हैं तो शायद स्थितियां बदल जाएंगी। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प किस्सा है। ये क्या हुआ कि जब थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, हम मई के महीने में चलते हैं, मई 1947 के महीने में हम चलते हैं। तो मई 1947 में जब करीब करीब पर्दे के पीछे तय हो गया कि बंटवारे की ये रूपरेखा होगी, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की, और देश आज़ाद होगा तो ये उसका स्वरूप होगा, तो उसको माउंटबेटन प्लान उसको नाम दिया गया। तो उस प्लान को अप्रूव कराने के लिए माउंटबेटन जो है वो लंदन गए। तो वहीं से मैंने गांधी जी के सारे प्रार्थना सभा के जो भाषण थे वो पढ़ना शुरू किए, प्रतिदिन के भाषण मैंने। और मैं कह रहा हूं कि मेरी बात पे कोई यकीन ना करे, संपूर्ण गांधी वांग्मय का खंड निकाले, और 97 या 98 है वो खंड, और मई 47 के आप गांधी जी के भाषण पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन भी उपलब्ध है, कोई बहुत उसके लिए कोई आपको जो है रॉकेट साइंस नहीं मालूम होना चाहिए, आराम से मिल जाता है। आप पढ़िए मई से जो भाषण उनके 1947 के होते हैं, वो भाषणों के अंदर चीज़ों को घुमाने लगे थे गांधी जी, बहुत तेजी से चीज़ें घुमा रहे थे। ऐसे करके वो कहीं ना कहीं टोन डाउन कर रहे थे। जो उनकी भाषा थी ना, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, वो शब्द उनकी डिक्शनरी से अचानक गायब हो चुके थे। फिर 2 और 3 जून की बारी आती है, तो 3 जून को माउंटबेटन प्लान जो है वो, उसके लिए सुबह बैठक होती है, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और माउंटबेटन बैठते हैं, और वो बंटवारे पे मोहर लग जाती है। वो बैठक 12 बजे खत्म हो गई, और 12 बजे माउंटबेटन ने टाइम दिया होता है गांधी जी को मिलने का। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहा हूँ। कई लोग होते हैं ना, ये अभी नीचे देखिए, ये पॉडकास्ट डलेगा, नीचे कमेंट आएंगे, क्यों तुम वहां पर मौजूद थे जो तुमको सब मालूम है। इस तरह के बेवकूफ लोग कमेंट लिखते हैं, लिख दीजिए आप। अब मैं बताता हूँ कि मुझे क्यों मालूम है, क्योंकि ये बात माउंटबेटन ने भी लिखी है और ये बात गांधी ने भी लिखी है, दोनों ने लिखे, दोनों ने लिखी है, दर्ज है, वो तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में दर्ज है। तो गांधी जी मिलने पहुंचे 12 बजे,
गांधी जी का सोमवार को मौन व्रत व्रत होता होता था। मौन व्रत होता था उस दिन सोमवार था, मौन व्रत था उनका। तो माउंटबेटन के साथ उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको जो है आज मेरा मौन व्रत है, तो ये मौन व्रत मैं तभी तोड़ता हूँ जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है और मुझे किसी बड़े अधिकारी से बात करनी होती है, लेकिन आज मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है मौन व्रत तोड़ने की, तो हम कागज़ पर लिख के बात करेंगे। तो माउंटबेटन बोलता है ठीक है, आप कागज़ पर लिख के बात की, मैं आपको बताता हूँ। तो उनने गांधी जी को कहा माउंटबेटन ने कि देखिए मैंने कुछ नहीं किया, आप जो चाहते थे, जो एकता शांति की आप बात करते थे, उसी दिशा में हमने ना काम किया है, आप ही के सपने को पूरा किया, ये बंटवारा है, ये ज़रूरत है, और इस तरह की बात माउंटबेटन करते हैं। गांधी जी उसको जो जवाब दे रहे होते हैं माउंटबेटन को, रिटर्न में दे रहे होते हैं, और रिटर्न में वो ना वो अपना मौन व्रत तोड़ते हैं उस दिन, ना कुछ करते हैं, और एक तरह से सरेंडर करके जो आ जाते हैं उस वक्त। माउंटबेटन उस कागज की वैल्यू जानता था जो गांधी जी ने पुर्चे लिखे थे, पर्चे, उसको पुर्चा बोलते थे गांधी जी, पर्चा हम उसको बोलेंगे। वो पर्चों में जो लिख के जो उन्होंने बात की थी, माउंटबेटन उस पर एक नोट लिखता है एक कागज पे कि ये जो पर्चियां हैं ये बहुत ही इतिहास की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको हमेशा संभाल के रखा जाए। तो आज भी लंदन में जो माउंटबेटन जो आर्काइव्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उसमें माउंटबेटन फाइल्स हैं, उसके अंदर गांधी जी के हाथ की लिखी हुई पर्चियां पड़ी हुई हैं, क्लिप की हुई मिली। बिल्कुल प्रकाशित आर्काइव्ड की हुई पर्चियां हैं, वो उधर है। तो सोचिए गांधी जी ने देश के बंटवारे जैसे महत्वपूर्ण, आप बोल रहे आमरण अनशन नहीं किया, गांधी जी ने अपना जो प्रति हफ्ते करने वाला जो मौन व्रत उनका सोमवार के दिन का होता वो तक नहीं तोड़ा। जो मौन व्रत वो कई बार ऐसे ही तोड़ दिया करते थे जरूरत पड़ने पर, उस दिन उन्होंने भारत पाकिस्तान जैसे इतने महत्व के विषय में, भारत के बंटवारे के विषय में, लाखों जिंदगियों करोड़ों जिंदगियों के महत्व के विषय में, जो दिन दुनिया क्या, भारत क्या, एशिया क्या, पूरी दुनिया के इतिहास को बदलने वाला जो दिन था, उस दिन उन्होंने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा। आप आमरण अनशन की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि शाम को लोग बड़ी उम्मीद के साथ, आपको रोकूंगा, माफी कर, पर्ची पे क्या लिखा था उन्होंने? पर्ची पे वही घुमाने वाली बातें, कोई ये नहीं है कि भाई बंटवारा मत करो, मैं आमरण अनशन कर दूंगा, या मैं आंदोलन का ऐलान कर दूंगा, या आप ये, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। बताया जाता है माउंटबेटन के लिए अच्छी बातें लिखी थी कुछ। हाँ, उनने कहा कि आप भरोसेमंद आदमी हैं, इसके पहले कोई वायसराय उस तरह के भरोसेमंद नहीं आए। माउंटबेटन तो उसके लिए कहते थे कि माउंटबेटन की जब मोहिनी चलती थी तो बड़े बड़ों पे चल जाती थी, वो गांधी जी भी मोहिनी चलाती है, तो बहुत से लोग उनके बारे में, माउंटबेटन के बारे में बोलते हैं। तो कहने की बात यह है कि उन्होंने अपना मौन व्रत तक नहीं तोड़ा, और फिर लिखित भाषण उनका उस दिन शाम को पढ़ा गया प्रार्थना सभा में, तब भी उनने कोई आमरण अनशन या किसी तरह का आंदोलन का ऐलान नहीं किया। अगले दिन जब ये फिर रात में 8 बजे घोषणा हो गई ऑल इंडिया रेडियो पे, जिन्ना, माउंटबेटन, नेहरू और सरदार बलदेव सिंह ने अपने अपने भाषण दिए और भारत के बंटवारे की घोषणा कर दी। बड़ी हैरान करने वाली बात थी उसके बाद आपने हाँ। जो लिखी। अब उसके बाद अगले दिन माउंटबेटन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो माउंटबेटन भारत के सारे बड़े पत्रकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, तो उसमें से उन पत्रकारों में से एक व्यक्ति था, उसका नाम था देवदास गांधी। गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे देवदास गांधी, और हिंदुस्तान टाइम्स के वो संपादक हुआ करते थे। उनने सवालों की जो बौछार की माउंटबेटन पे, माउंटबेटन को उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घेर लिया, देवदास गांधी, गांधी जी के सबसे छोटे बेटे ने, कि ये बंटवारे में ये गड़बड़ है, ये ऐसे होगा तो ऐसे हो, जो भी उस समय के सवाल पूछे। तो माउंटबेटन घबरा गया, उसको ये लगा कि यार ये बेटा अगर इतने तीखे सवाल मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहा है पार्टीशन के अगेंस्ट, तो आज शाम को गांधी जी पक्के में कोई ना कोई बड़ा आंदोलन, बड़ा कोई ना कोई कर देंगे। उन्होंने फिर गांधी को मिलने बुलाया। फिर एलन जॉनसन कैंपबेल उस मुलाकात के बारे में लिखते हैं कि वहाँ भी गांधी, माउंटबेटन की मोहिनी चल गई, मोहिनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं एलन जॉनसन कैंपबेल। और फाइनली वो है, आप शाम का भाषण उठा के देख लीजिए, उसमें कोई ऐलान नहीं है। 4 तारीख, जो 4 तारीख का भाषण है, उसमें कोई ऐलान नहीं है आमरण अनशन का, कोई ऐलान नहीं है। उन भाषणों में वो कहते हैं गांधी जी कि मेरी सुनता कौन है, वो कहते हैं कि मेरी सुनता कौन है, कांग्रेस भी अब मेरी नहीं सुनती है, कोई भी मेरी सुनता नहीं है, सब बातें करते हैं, और फैक्ट भी था। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर हमें दूसरा है कि अगर हम 40 के दशक की शुरुआत में जाएं, या 30 में जाएं, या 20 के दशक में जाएं, तब भी तो गांधी की कोई नहीं सुनता था। वो गांधी जो एक धोती पहनकर, एक चादर लपेटकर दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता जो टेम्स नदी के किनारे बैठी हुई थी उससे टकरा सकते हैं, ब्रिटेन के सियासन से टकरा सकते हैं, चर्चिल जैसे ताकतवर नेता जिसको हिटलर भी नहीं हरा पाया, उससे टकरा सकते हैं, तो ये जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल थे क्या? थे क्या? ये हुआ क्या था फिर, लगता क्या है? मौन सहमति, आपस की अंडरस्टैंडिंग, थक चुके थे तमाम नेता। बिल्कुल, ये तो नेहरू ने खुद कहा। आपने बुजुर्ग वाले शब्द का भी ये जिक्र तो नेहरू ने कहा, ये मेरा शब्द नहीं है अमित,
ये कोई आपने भी- जिक्र किया है, किसी देखिए, इंटरव्यू का जिक्र किया आपने। ये लियोनार्ड मोस्टली एक बहुत बड़े पत्रकार थे ब्रिटेन के। तो 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उसके कुछ महीनों पहले उन्होंने नेहरू का इंटरव्यू लिया। तो उन्होंने यही सवाल पूछा कि आप बंटवारे के लिए सहमत क्यों हो गए। तो नेहरू ने उसमें जो कहा उन लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, जो वीर सावरकर के लिए अपशब्द कहते हैं और उनको माफी वीर जैसे घिनौने नाम से पुकारते हैं, उनको ये सुनना चाहिए कि नेहरू ने क्या कहा था। नेहरू ने कहा लियोनार्ड मोस्टले से कि हम सब बुजुर्ग हो चुके थे, बुढ़े हो चुके थे, हम सब थक गए थे और हम सब जेल जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो हमें एक बंटवारे की शक्ल में एक भारत की आज़ादी का रास्ता दिखा, हम उस रास्ते पे चल गए, चल दिए। वैसे भी उस दौर में बहुत हिंसा हो रही थी, हम हिंसा नहीं रोक पा रहे थे। फिर नेहरू एक बहुत काम की बात कहते हैं। नेहरू कहते हैं कि अगर हमें गांधी जी ने रोका होता, मना किया होता, तो हम बंटवारे पर सहमत नहीं होते, हम सड़कों पर उतरते, आंदोलन करते। तो 1964 में, मतलब करीब करीब भारत के बंटवारे के 17-18 साल बाद, नेहरू ये कह रहे हैं कि गांधी जी ने हमें रोका नहीं, गांधी जी ने हमको बोला नहीं। अगर बोलते तो हम बंटवारे का विरोध करते, हम सड़कों पे आंदोलन करते। और गांधी जी कहते गांधी जी कहते हैं कि मेरी तो ये सुनते नहीं है, मेरी बात तो ये मानते नहीं है। अब जो पूरा इकोसिस्टम है वो ये बताए मुझे कि गांधी जी ने झूठ बोला या नेहरू जी ने झूठ बोला। किसी एक ने तो झूठ बोला। ये लोग रिसर्च कर लें अपना और ये बता दें कि नेहरू ने झूठ बोला कि गांधी ने झूठ बोला। तो ये सब जो बातें हैं ना, ये बड़ा, आप, मेरा सिर्फ ये कहना है आपका कि आपने इतने आमरण अनशन की है ईश्वरीय प्रेरणा से, कभी किसी बात पे, कभी छोटी छोटी बातों पर अनशन करते थे। और आजादी के पहले भी की, आजादी के बाद भी की। आजादी के बाद 2 अनशन किए, कलकत्ता में मुसलमानों की जान बचाने के लिए, दिल्ली में मुसलमानों की जान बचाने के लिए। मेरा सवाल यह है कि भारत के बंटवारे के जैसे बड़े मुद्दे पे आपने अनशन क्यों नहीं किया? गांधी जी ने आंदोलन क्यों नहीं किया? आप कहते हो कि ये लोग मेरी सुनते नहीं है। ठीक है, तो सुनते तो आपके अंग्रेज भी नहीं थे, तब भी आप अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे। और रही बात आंदोलन सफल या असफल होने की, कि भाई अब मेरी सुनता नहीं है, अब कोई मेरे साथ नहीं है, तो ठीक है, आपके बाकी कितने आंदोलन सफल हो गए? गांधी जी के किस आंदोलन को आप सफल मानते हैं? 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सुपर डुपर फ्लॉप आंदोलन था। भारत की आजादी में उसका बहुत ही सामान्य योगदान है। 1942 में आंदोलन हुआ, आजादी 47 में, 5 साल बाद। ऐसी कौन सी क्रांति इसका असर 5 साल बाद होता है? क्रांतियों के असर ऐसे चुटकियों में होते हैं, ऐसे चुटकियों में होते हैं क्रांतियों के असर। सुपर डुपर फ्लॉप आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें भाग लेने वालों ने बोला है। इस विषय पे आप चाहें तो किसी और दिन हम पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह कि गांधी जी का कोई आंदोलन उस तरह से सफल नहीं हुआ, हर अधूरे आंदोलन को वापस ले लेते थे। तो मेरा यह कहना है कि गांधी जी ये क्यों सोच रहे थे कि मैं बंटवारे के खिलाफ आंदोलन करूंगा तो सफल होगा या नहीं होगा? भाई आप तो महात्मा थे, आपको आंदोलन करना था, सफल होता नहीं होता, लोग साथ आते नहीं आते। जैसे आप अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे, जवाहर और सरदार के खिलाफ आंदोलन करते। मुझे एक बात यहाँ पे याद आ रही है। एक आप कपल की बात कर रहे हैं, पति पत्नी थे, और उन्होंने कहा दरवाजे पे, वहां पे जहाँ प्रार्थना सभा होती थी, उन्होंने अनशन स्टार्ट किया था। ये देखिए, गांधी जी उस वक्त जब 47 का जो जून का महीना था, उसमें वाल्मीकि बस्ती जलियांवाला दिल्ली में, वहां पे रुका करते थे। तो जब गांधी जी ने अनशन का बहुत दिन तक ऐलान नहीं किया, आमरण अनशन का ऐलान नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, तो एक युवा दंपत्ति था उस वक्त का, और ये पूरा संपूर्ण गांधी वांग्मय में उल्लेख मिलता है, उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में भी इसका उल्लेख मिलता है। मैंने स्वयं वो पढ़ी है, मीडिया रिपोर्ट्स और सब चीजें, कागज देखे हुए हैं वो। तो एक युवा दंपत्ति वो अनशन पर बैठ गया कि बोले ठीक है, गांधी जी अनशन नहीं कर रहे बंटवारे के खिलाफ, लेकिन हम तो करेंगे, क्योंकि गांधी जी ने सदैव ये कहा है कि मैं, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, तो हम तो गांधी जी के भक्त हैं, हम गांधी जी के शिष्य, हम अनशन करेंगे। तो गांधी जी ने अगले 2 या 3 दिन तक रोज प्रार्थना सभाओं में उनके लिए इतनी अजीब अजीब बातें करी, उस कपल के लिए, उस दंपत्ति के लिए, कि आपको तो कोई हक ही नहीं है, आपको तो, आप कैसे अनशन कर सकते हो, आपका तो अनशन करने का ये नैतिक सिद्धांत ही नहीं बनता है, और ये नहीं है तो आपकी तो अंतर्मन की आत्मा, अंतर्मन की आवाज ही नहीं है आपके पास। तो उस कपल ने अगले दिन फिर कहा, बोला ऐसा क्यों, हमारे अंतर्मन की आवाज क्यों नहीं हो सकती, हमें ईश्वरीय प्रेरणा क्यों नहीं मिल सकती अनशन के लिए? क्या सारी ईश्वरीय प्रेरणा या अंतर्मन की आवाज सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी के पास है क्या? तो इस तरह से उनको उलाने दिए, उनको बड़ा परेशान किया, आखिर वो झुक गए बेचारे कितने दिन। और ये भी कहा कि अंतरात्मा, जागृत अंतरात्मा चाहिए। इस तरह की बातें उनको, उनसे की। फाइनली उस कपल वो टूट गया बेचारा, और उसने गांधी जी के सामने वो पहुंच गया, ठीक है अनशन तोड़ते। गांधी जी स्वयं अपने हाथ से उनको फल दिए और उनका अनशन तोड़वा दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गांधी जी ने ना केवल अनशन किया, ना आंदोलन किया, बल्कि जो दूसरे कोशिश कर रहे थे उनको भी गांधी जी ने कभी अनशन वगैरह नहीं करने दिया। तो कहीं ना कहीं गांधी जी की एक मौन सहमति थी बंटवारे में।
और ये सिर्फ एक जुमला था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन अंदर खाने में उनकी पूरी सहमति थी। मौलाना आज़ाद खुद इस बात को शक उठाते, इंडिया मीन्स फ्रीडम अपनी पुस्तक के अंदर इस बात पे। राम मनोहर लोहिया इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा के, देखिए बोलना बार बार कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, लेकिन जब वक्त आया, चाहे वो 3 जून थी, चाहे वो 14, 15, 16 जून थी, उस दोनों दिन गांधी जी ने सरेंडर कर दिया। तो जब उनको ये बोलना था कि बॉस नहीं, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और अगर आपने पाकिस्तान बनाया तो मैं फिर जो है आंदोलन छोड़ दूंगा, उन्होंने नहीं किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हर मंच पर मैं दोहराता हूं कि जो 40 लाख लोग मरे अमित, अगर इन 40 लाख लोगों में से अगर एक भी लाश बोल पाती, तो वो लाश यही बोलती है कि देखो बापू, तुम्हारी लाश पर तो पाकिस्तान नहीं बना, मेरी लाश पर पाकिस्तान बन गया। ये कटु सत्य है, ये हर युवा पीढ़ी को, ये हर भारत के जो नए बच्चे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए। वहाँ जो विरोध के स्वर उठ रहे थे कि बापू को बोलना चाहिए, बापू को मुखर होना चाहिए, वहाँ उन्होंने एक बार अपने भाषण में, जैसा जिक्र है हेराम अपनी पुस्तक में, उसमें ये भी है कि वो कहते हैं कि बाद में अगर कुछ हिंसा हुई तो ऐसी हो सकती है हिंसा, अगर बंटवारा और विभाजन की बात अगर इस स्थिति से अगर पीछे हटते हैं कांग्रेस के नेताओं ने जो कमिट कर दिया उसके बाद, तो क्या उन्हें ये अंदाजा नहीं था, अगर आप दूरदर्शी हैं तो, कि आगे आने वाले दिनों में विभाजन की वजह से कितने लाख लोगों की मौत होगी? भारत का जब से अस्तित्व है ना अमित, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब भारत आजाद हो रहा था तो उसका नेतृत्व उन नेताओं के हाथों में था जिनके अंदर दूरदृष्टि का अभाव था। और दुर्भाग्य से हम सब उन सारे नेताओं को दूरदृष्टा मानते हैं। हमारे इतिहास के जो वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा है, नेहरू की जब भी बात होगी दूरदृष्टा थे, सरदार पटेल की बात होगी देखो दूरदृष्टा थे, गांधी जी की बात दूरदृष्टा थे। दूरदृष्टि, ये दृष्टिहीन लोग थे सारे, ये बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। इन सबको भारत रत्न मिले, ज्यादातर लोगों के, इन सबकी चौराहे पर मूर्तियां लगी हैं, इन सबके नाम सड़कों इनके नाम पे सड़कें, इन सबके नाम पर स्टेडियम है, लेकिन चाहे कुछ कर इनके नाम पे रख लो, लेकिन ये इनके अंदर दूरदृष्टि नहीं थी। ये बंटवारे पे इसलिए सहमत हुए ना, जो मैंने आपको मोस्टली का इंटरव्यू नेहरू का बताया कि हिंसा रुक जाएगी, गांधी जी भी इसलिए सहमत हुए बंटवारे पे हिंसा रुक जाएगी, बाकी लोग सरदार पटेल भी इसलिए सहमत हुए कि हिंसा रुक जाएगी। तो हिंसा रुकी कहां? देखिए, हम नेहरू की चीन नीति की जब आलोचना करते हैं तो नेहरू की जो 1950, 51, 52 या 55 तक, जब तक चौइन लाई से समझौता नहीं होता पंचशील का, तब तक हम देख रहे हैं कि उनमें दूरदृष्टि का अभाव है, कि वो 8-9 साल होने वाली जो घटना है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, या कई नेताओं से ऐसी गलतियां हुई कि उसके असर हमने 20-25 साल बाद देखे कि भाई, तो हम एक बार क्लीन चिट दे सकते हैं उन गलतियों पर, कि यार आज जो कोई फैसला कोई व्यक्ति, एक नेता ले रहा है, एक प्रधानमंत्री, उसका असर 30 साल बाद क्या होगा, हो सकता है वो जज ना कर पाए। लेकिन ये जो फैसले ले रहे थे वो ठीक 2 या 3 महीने बाद होने वाला था। मतलब ये दूरदृष्टि किसे कहते हैं, या एक नेता का विजन किसे कहते हैं? वो कहते हैं कि नेता जो होता है वो 10, 20, 25, 50, 100, 200 साल तक का आगे का सोचता है कि मैं आज ये कर रहा हूं तो इसका असल 150 साल, 100 साल बाद क्या होगा। ये वो दृष्टिहीन नेता थे, दूरदृष्टा तो छोड़िए, ये वो दृष्टिहीन नेता थे जो 8 जून में फैसला ले रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि अगस्त में क्या होने वाला है। इनकी दूरदृष्टि दशकों, सदियों की नहीं, इनकी दूरदृष्टि दिनों की नहीं थी इनके पास। इनको यह नजर नहीं आ रहा था कि जिस हिंसा रोकने के लिए तुम कर रहे हो बंटवारा, उसका अंजाम 1 महीने बाद पंजाब में क्या होने वाला है, 1 महीने बाद सिंध में क्या, 2 महीने बाद सिंध में क्या होने वाला है। सिंध की कहानी कोई बात नहीं करता है। इनको लगा सलाहें देते थे, जैसे हो वैसे ही रहो, कहीं आने की जरूरत नहीं है, दोनों देशों में अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे, इस तरह की लफाजियां करते थे ये लोग इनके भरोसे के अंदर बैठे रहे। सिंध में तो जो हिंदू थे उस वक्त के, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने पाकिस्तान के झंडे फहराए एक सच्चे नागरिक के तौर पर, और उन्हीं के घरों पे हमले हो गए नवंबर दिसंबर तक आते हुए। तो ये दशकों सदियों की दूरदृष्टि की तो छोड़िए, ये दिनों की नहीं पहचान पाए कि ये 10 दिन बाद क्या होने वाला है। इनमें इतनी दूरदृष्टि नहीं थी, इनमें इतनी मादा नहीं था कि ये समझ पाए कि ये हो रहा है। सवाल ये नहीं है अमित कि पाकिस्तान बना या नहीं बना, या बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। सवाल ये है कि आपने बनने असली दिया कि हिंसा ना हो, और आप हिंसा नहीं रोक पाए। ये दृष्टिहीन नेता थे, और दुर्भाग्य से हमको घोट घोट के पढ़ाया जाता है कि अरे दूरदृष्टि दूरदृष्टि। महीनों के दिनों के अंदाजे नहीं लगा पाए तुम लोग। तुम्हें यह नहीं मालूम था कि कोहट में क्या होने वाला है, रावलपिंडी में क्या होने वाला है, किस तरह से अंदर तैयारियां चल रही हैं हिंदुओं के कत्लेआम की। ये सब जो है, ये इसलिए इनकी कोई चीज गले नहीं उतरती।
अगर ये कहें कि इस आधार पे लिया तो वो नहीं हुआ। कोई एक बेस तो बता दो जिसके बेस पर तुमने फैसला लिया। और तुम सबसे बड़ी बात, नहीं, उस बेस मैं की सबसे बात मुद्दे की बात करता हूं, भारत की आज सबसे बड़ी समस्याओं में से क्या, सांप्रदायिकता। बिल्कुल। जब सांप्रदायिकता के आधार पर बंटवारा हुआ था तो पॉपुलेशन एक्सचेंज क्यों नहीं किया आपने? चलो बंटवारा किया तो पूरी तरह करते ना। आपने क्यों 3-4 करोड़ मुसलमान रख लिए, जबकि उनमें से ज्यादातर 95% 90% मुसलमान जो थे उनने मुस्लिम लीग का साथ दिया था 45-46 के चुनाव में। अगर आपको बंटवारा करना था तो पूरी तरह से पॉपुलेशन एक्सचेंज करते, वहां के सारे हिंदू भारत बुलाते, वो तो आ ही गए एक दिन। धीरे 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 करके आज भी आ रहे हैं, आपको सीए लाना पड़ता उनके लिए। और आपने क्यों नहीं किया? आपको इसमें कोई मुझे सांप्रदायिक कहना चाहे कह सकता, तार्किक बात है, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये सांप्रदायिकता है। इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है भाई। चलो प्रखर श्रीवास्तव सांप्रदायिक हो सकता है, मैं तो बहुत तुच्छ आदमी हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तो सांप्रदायिक नहीं हो सकते। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर तो यहां पर भारत की राजनीति के अंदर उनका क्या कद है आज भी हम देखते हैं। बिना अंबेडकर जी का नाम लिए कोई एक नेता का एक दिन नहीं गुजरता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है भारत अथवा पाकिस्तान के विभाजन में कि जो, और 1940-45 के 5 साल के बीच में 2 बार लिखी उन्होंने, 2 उसके एडिशन अलग अलग निकाले। उस समय वो जब पाकिस्तान की मांग उठती तब वो कहते हैं कि ये जब बंटवारा होगा, अगर होता है तो पॉपुलेशन का एक्सचेंज होना चाहिए, कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। और उन्होंने कहा कि ये पॉपुलेशन एक्सचेंज के लिए उदाहरण दिया उन्होंने ग्रीस, टर्की और अर्मेनिया का। जब इनके बीच में सब विवाद जब सुलटा तो पूरी ईसाई और मुस्लिम आबादी का पूरा 100% ट्रांसफर किया गया था, पॉपुलेशन एक्सचेंज किया गया था। तो ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसके पीछे तर्क दिया अमित। उन्होंने कहा कि भारत की सांप्रदायिक समस्या का एकमात्र हल है कि अगर पाकिस्तान बनता है तो जनसंख्या का पूरी तरह से स्थानांतरण, ट्रांसफर, एक्सचेंज होना चाहिए। यानी पाकिस्तान के हिस्से वाले सारे हिंदू भारत आ जाएं और हिंदुस्तान में रहने वाले सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। और इसकी वजह देते हैं ये बात कहते हुए डॉक्टर अंबेडकर कि आने वाले समय में भारत में रहने वाले मुसलमान किसी भी हिंदूवादी सरकार को अपनी सरकार नहीं मानेंगे। ये 2014 से लेकर 2026 तक आप देख रहे हो। ये होती है दूरदृष्टि जो डॉक्टर अंबेडकर के पास थी। उन्हें ये बात महसूस हुई थी, लिखी है ऑन रिकॉर्ड, भारत पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन पुस्तक में वो लिख कर गए ये बात। तो पॉपुलेशन एक्सचेंज की हम बात करें तो हम सांप्रदायिक है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कही है ना। अब इसको और जाते हैं इसमें, जब ये अगस्त तक बहुत दंगे भड़क गए तो अगस्त के आखिरी में और सितंबर की शुरुआत में पॉपुलेशन एक्सचेंज की बातचीत होना शुरू हुई। सितंबर में मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्ताव दिया, तब तक गवर्नर जनरल वो पाकिस्तान का बन चुका था। उसने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंसा नहीं रुक रही है, खासकर पंजाब में हिंसा नहीं रुक रही है। तो मुझे लगता है, और पंजाब से हिंसा बाकी इलाकों में भी फैल रही है, तो मुझे लगता है और मैं ऑफर देता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमको सरकारी स्तर पर जनसंख्या की अदला बदली कर लेना चाहिए। तो अगले दिन नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में। एक पत्रकार ने पूछा कि जिन्ना ने ऑफर दिया कि पॉपुलेशन एक्सचेंज कर देना चाहिए। तो नेहरू भड़क गए, बोले ऐसे कैसे पॉपुलेशन एक्सचेंज कर देना चाहिए, तो इतने खर्चे का काम है, और हम कैसे जनसंख्या बदल लें, जनसंख्या बदलने से हमें आर्थिक संकट आ जाएगा, भारत आर्थिक संकटों में फंस जाएगा। भाई ये थी दूरदृष्टि। वो जो पाकिस्तान से आने वाले, चाहे पंजाबी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो सिंधी हो, यही 3 कम्युनिटी सबसे ज्यादा आई। ये तीनों कम्युनिटी 2026 में हम जब बैठ के बात करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है ये तीनों कम्युनिटी। बिल्कुल। भारत को जो पंजाबियों ने, सिखों ने और जो सिंधियों ने जो दिया है भारत की अर्थव्यवस्था में, ऐसा योगदान, मतलब सलाम करना चाहिए हमको कि किस हालात में वो आए थे और उन्होंने इस देश को क्या दिया। तो वो बोझ बने आप पर कि आपके लिए असेट बने। मैं छोड़िए ना, मैं तो मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल देता हूं। मनमोहन सिंह भी शरणार्थी थे ना, इस देश के प्रधानमंत्री बने। अर्थव्यवस्था में उन्होंने जो 1990 के अंदर जो फैसला लिया, बदलाव हुआ ना, तो वहां से आने वाले लोगों ने सिर्फ भारत में योगदान दिया। और नेहरू कह रहे थे कि नहीं इससे तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, बोझ आ जाएगा भारत पे। बोझ आया भारत पर, वो इसलिए कि 3.5 करोड़ मुसलमान जो आपने अपने पास रखे। आज मुझे कोई सांप्रदायिक बोले तो तथ्यों पे बात करें। देखिए आपने, नेहरू ने क्या कहा कि हम पे आर्थिक बोझ आ जाएगा, जनसंख्या की अदला बदली करेंगे। अब मैं आपसे तर्क के एक एक करके हम तर्कों पे बात करते हैं। पहला तर्क, जो शरणार्थी यहां पर आए वो आपके लिए असेट बने, ठीक है। और आप कहते थे वो आ जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो भाई साहब आए तो फिर भी ना, बिल्कुल। वहां पर इतना कत्लेआम हुआ कि वो धीरे 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 करते करते आते गए, आज तक आ रहे हैं, आज तक आ रहे हैं।
आज भी सुरक्षित नहीं है, वही हालत बांग्लादेश में है। तो ये आपका तर्क के आधार पर बिगड़ जाता है कि नहीं, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी रहेगी, इस तरह से मत करो, अदला बदली से नुकसान होगा। ठीक है, तो वो तो पूरे आ गए आपके पास, लेकिन वो आपके लिए एसेट बने, इसलिए हमें कोई उससे नुकसान नहीं हुआ, इनफैक्ट हमें उससे फायदा हुआ। अब बात करते हैं यहाँ की जो जनसंख्या रहेगी, जिसको भेजने की बात हो रही थी, यानी मुस्लिम जनसंख्या की। आज आप केंद्र सरकार की कोई नीति उठा लीजिए, लाभार्थी योजना, भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन 2011 की जनसंख्या के हिसाब, जनगणना के हिसाब से 14% के आसपास से करीब करीब, अगर मैं सही हूं तो। आप किसी भी लाभार्थी स्कीम को मोदी सरकार की या राज्य सरकारों की निकाल के देख लीजिए कि मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में वो लाभार्थी ज्यादा होते हैं। आज यूपी के अंदर कई जगहों पे कई ऐसे आंकड़े आते हैं कि 45% जो लाभार्थी गरीब लोगों के लिए जो स्कीम चलती है, उसमें 40% मुस्लिम होते हैं, कई खास पॉकेट्स में, अलग अलग जिलों में। यूपी में कई राज्यों की ये स्थिति है, ये करीब करीब आते हैं सामने आंकड़े। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इससे अर्थव्यवस्था का अपना उल्टा ही नुकसान किया। आज जो लोग रह गए हैं, जो आपकी अर्थव्यवस्था पर आपके सबसे ज्यादा लाभार्थी हैं, अगर वो चले जाते तो वो जनसंख्या आज आपकी ऑलरेडी कम होती है, जनसंख्या आपकी समस्या है, और वो तो आना ही थे, वो तो भेजे ही गए, वो तो आ ही गए। तो क्यों नहीं पॉपुलेशन एक्सचेंज किया गया? और ये तो खुद अंबेडकर ने कहा, जिनको मैं दोहरा रहा हूं, कि अगर जनसंख्या का ट्रांसफर हो जाएगा तो भारत की सांप्रदायिक समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर भारत में ये जनसंख्या की अदला बदली भारत पाकिस्तान के बीच हो जाती तो निश्चित तौर पर भारत आज एक बहुत खुशहाल देश होता, सांप्रदायिक स्थिति भारत की बहुत अच्छी होती। एक प्रोफेसर है पाकिस्तान मूल के, बर्न यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं, प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, और पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों में उनकी गणना होती है। तो उन्होंने भारत में आए थे, बेंगलोर में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को शुक्रगुजार होना चाहिए नेहरू और गांधी जी का कि उन्होंने इतने सारे मुसलमान भारत में रोक लिए। अगर ये मुसलमान भारत में नहीं रोकते ये लोग, और ये 3.5 करोड़ जो उस समय थे, ये अगर पाकिस्तान चले जाते तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाता, उसके संसाधन ही नहीं थे उसके पास। लेकिन जितनी बड़ी आबादी जो गई नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि जनसंख्या इधर से उधर जानी चाहिए थी, जो गए नहीं वो तो वोट उन्होंने किया था पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल किया था। और ये जो आंकड़े आपकी किताब में भी हैं और लगातार इस बात का जिक्र है कि इतनी बड़ी आबादी थी, तो वो भावना तो रह गई ना देश में। देखिए, भावना तो रह गई बीज के तौर पर, जो आज भी प्रकट होती है कहीं ना कहीं। अभी देखिए ना, ये भी ईरान और अमेरिका की बातचीत पाकिस्तान करवा रहा था। आप एक वर्ग विशेष के ट्वीट्स और फेसबुक पोस्ट या इंस्टा पोस्ट निकाल के देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कितने खुश हैं पाकिस्तान बीच बचाव करवा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कुछ लोग यहां पर, कुछ लोगों ने तो विश्वगुरु कह दिया पाकिस्तान को। तो ये जो डीएनए है, ये कहां, ये डीएनए बदलता नहीं ना अमित आसानी से, ये डीएनए बदल नहीं सकता। देखिए क्या है कि जब आप पॉपुलेशन एक्सचेंज की बात करते हैं, तो वोट दिया आपने पाकिस्तान के पक्ष में, तो आपको जाना चाहिए था, आपको भेजा जाना चाहिए था। दुर्भाग्य ये है कि मैंने तो पूरा पाकिस्तान सरकार का एक आंकड़ा है, पाकिस्तान सरकार जब दोनों देश आजाद हुए तो हर देश ने अपना एक रिफ्यूजी मंत्रालय बनाया। भारत में भी एक रिफ्यूजी मंत्रालय होता था, बहुत बड़ा मंत्रालय था, अब तो उसकी जरूरत बची नहीं, तो समय के साथ वो डिसमेंटल हो गया। ऐसे पाकिस्तान के अंदर रिफ्यूजी मंत्रालय था। उसने पूरी जो पाकिस्तान में जो रिफ्यूजी आए हैं, मतलब जो मुस्लिम मुहाजिर जिनको कहा जाता है, जो शरणार्थी, जो मुस्लिम शरणार्थी जो पाकिस्तान पहुंचे, तो उनका पूरा हिसाब पाकिस्तान सरकार ने अपने उस वक्त रखा था। वो मैंने डेटा निकलवाया, पाकिस्तान गवर्नमेंट में अपने वो डेटा मैंने उपलब्ध करवाया अपने लिए, अपनी पुस्तक लिखने के लिए। उस डेटा के मुताबिक 72 लाख मुसलमान पहले फेज में पाकिस्तान गए, मतलब 1947 और 48 जनवरी तक, मतलब जुलाई 1947 मतलब से लेकर जनवरी 1948 तक 72 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन 72 लाख मुसलमानों में से 55 लाख मुसलमान अकेले पंजाब के थे। पंजाब एक समय जो था, जो संयुक्त पंजाब था, जो पाकिस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब, जो एक मिला जुला पंजाब था, संयुक्त पंजाब, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 49% के आसपास होती थी, 49-50, और ऐसा, और सिखों को मिला के वो 50% की, मतलब बिल्कुल बराबरी की कह सकते हैं पॉपुलेशन। हालांकि उस तरफ के पंजाब में ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी, लेकिन यहाँ के पंजाब के इलाके के अंदर बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन थी, खासकर हरियाणा और ये पूरे इस इलाके में। यहाँ तक कहते हैं कि अमृतसर के अंदर भी 30-35% मुसलमान होते थे। तो बेसिकली जो 72 लाख मुसलमान गए, मैक्सिमम जो उसका माइग्रेशन है वो पंजाब से हुआ, क्योंकि भारत में जो एंटी मुस्लिम हिट्स राइट्स हुए हैं
पार्टीशन के समय, जो मुसलमानों के खिलाफ दंगा जो भारत के अंदर हुआ है 1947 की आजादी के समय, वो सिर्फ पंजाब में हुआ है। इसलिए पंजाब के मुसलमान डर कर पाकिस्तान मूव कर गए। बाकी जगहों से मुसलमान नहीं गए। उत्तर प्रदेश, जो पाकिस्तान का वैचारिक खाद्य पानी की जो जगह रही, अलीगढ़ जो पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी है, जिसके डीएनए हम आज भी महसूस करते हैं, क्योंकि एमयू में आज भी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर, नापाक तस्वीर लगी हुई है। ये गढ़ था अलीगढ़ पाकिस्तान मूवमेंट का। ये पाकिस्तान नाम के नासूर का जो बीज रोपण है वो अलीगढ़ में हुआ है। ये कानपुर, ये लखनऊ, ये भोपाल, ये हैदराबाद, ये मुंबई, ये दक्षिण भारत, ये बंगाल, ये बिहार, ये पाकिस्तान के गढ़ थे। और यहां से कितने मुसलमान गए? 55 लाख गए पंजाब से, और बाकी इस पूरे भारत से सिर्फ 17 लाख मुसलमान गए। कोलकाता में जो सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां से कितने? 2.5-3-4 लाख। पूरा कलकत्ता वैसा की वैसे ही रहा, गया नहीं ना बॉस। यही तो इस सच को आप बोलते हैं। अभी एक मुस्लिम एक मित्र है मेरी, उनसे बातचीत चली थी। बोला अरे यूपी से तो इतने मुसलमान पाकिस्तान चले। मैंने कितने गए? मैंने 4 लाख भी नहीं गए। किस दुनिया में हो? किस दुनिया में? और वो भी मुसलमान वो लोग गए, मैं बता देता हूं आपको, जो थोड़े से सक्षम थे। खासकर वो मुसलमान जो ब्यूरोक्रेसी में थे, जो मिलिट्री में थे, क्योंकि इनमें पूरा पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प बताऊं, और बाद तक जाते रहे। जो पढ़े लिखे मुसलमान थे वहां पर सर्विसेज नई नई पूरी बन रही थी। भारत का तो एक सिस्टम बना हुआ था, तो इतने स्कोप नहीं था भारत में। लेकिन पाकिस्तान एक नया देश बन रहा था, तो वहां पे हर जगह की सर्विसेज की और बहुत सारी वो थी। तो ये सब लोग चले गए। जो कोर पाकिस्तानी सपोर्टर बेस जो था वो यहाँ पे रहा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मोहम्मद इस्माइल खान, नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, ये मेरठ के पास रहने, दिल्ली के पास मेरठ के रहने वाले थे। ये इनकी मैं शख्सियत बता देता हूँ। मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे नंबर पे थे लियाकत अली खान, और तीसरे नंबर पे मोहम्मद इस्माइल खान होते थे, अपने मेरठ वाले नवाब साहब। जिन्ना सूट टाई पहनते थे, तो इन्होंने जिन्ना साहब को समझाया, ये मुस्लिम लीग में थे, मोहम्मद इस्माइल खान ने, कि जिन्ना साहब ये आप जो सूट टाई पहनते हो ना, उससे मुस्लिम कनेक्ट नहीं करता आप, तो आपको ना थोड़ा मुस्लिम ड्रेस पहनना चाहिए जो मुसलमानों को अट्रैक्ट करे। तो बोले क्या पहनना चाहिए? बोले जो मैं पहनता हूँ, अचकन, ये सलवार और एक फर वाली टोपी। तो इन्होंने अपनी टोपी पहले जिन्ना को पहना दी, और जब भारत आजाद हुआ तो भारत को टोपी पहना दी। कैसे? वो मैं बताता हूं। इनसे जब पूछा गया, जब आजादी का समय आ गया, तो पहले तो इनका कांड सुन लीजिए कि बदले नहीं थे कि अचानक दिल बदल गया ना, ऐसा कुछ नहीं था। जून के अंदर, ये मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने अपनी आंखों से पढ़ी है, नेशनल आर्काइव में पढ़ी हुई है, और नेहरू मेमोरियल में जाके उठा के देख ले। जून के अंदर इस नवाब मोहम्मद इस्माइल खान ने एक प्रस्ताव पेश किया लखनऊ में बैठकर उत्तर प्रदेश मुस्लिम लीग की तरफ से, कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, इसे भी एक पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। जून 1947 में, जून 1947 में मोहम्मद इस्माइल खान, नवाब मोहम्मद इस्माइल खान पश्चिम उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता था, और बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव पारित करवा रहा था, बाकायदा इसके लिए बयान दे रहा था मीडिया के अंदर। और जब अगस्त में आके इससे पूछा गया कि नवाब साहब पाकिस्तान कब जाओगे, जियारत कर रहे हो पाकिस्तान के लिए? मतलब कब पाकिस्तान जा रहे हो? बोला तौबा तौबा, अपने बिरादरान को छोड़कर पाकिस्तान क्यों जाऊंगा? भाई साहब ये आदमी भारत में ही रह गया, चलो रह गया। उसके बाद नेहरू सरकार को, जो खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ किया, कांग्रेस के नेता थे, उधर चले गए, 48 साल जेल में रखा ना, 50 साल जिंदा रहने के बाद। तो आप सोच रहे हो इनके साथ बड़े बुरे व्यवहार हुए होंगे? नहीं, हमारे चाचा नेहरू का दिल बहुत बढ़िया था, दिल दरिया था उनका। आजादी के 2-3 महीने बाद इस देशद्रोही, इस गद्दार नवाब मोहम्मद इस्माइल खान को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना दिया गया। अब एक और नाम सुनिए, बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल मुस्लिम लीग की महिला विंग की सबसे बड़ी नेता थी। सबसे बड़ी नेता अघोषित रूप से मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना थी। नंबर 2 पे बेगम एजाज रसूल होती थी। ये हरदोई के आसपास कहीं किसी छोटी मोटी रियासत के नवाब खानदान की थी। मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनाव जीती थी 45-46 में, संविधान सभा की मेंबर थी। इनसे पूछा गया कि आप बेगम साहिबा कब पाकिस्तान रुखसत कर रही हैं? बोला अरे अपने बिरादरान को छोड़कर हम कैसे जाएंगे? वही बात। और इनका एक इंटरव्यू 1980 में ऑक्सफोर्ड
के एक स्कॉलर को दिया। वो इंटरव्यू अमित ऑडियो इंटरव्यू है और वो आज भी ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ, वो मेरे हाथ लग गया। मैं सर्च कर रहा था, एकदम ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में घुसा तो इंटरव्यू मिल गया। मैंने सुने बेगम साहिबा क्या विचार रखती, जरा सुने। तो बेगम साहिबा 80 के दशक में इंटरव्यू देते हुए बोल रही हैं, देखिए बेशर्मी, कि जिन्ना ने हमसे कहा कि जो तुम्हारे सीमावर्ती इलाके के जो मुसलमान हैं, मतलब जो पाकिस्तान जो वर्तमान है, वहां के बिरादरान को लाभ देने के लिए, उनको अपना मुल्क देने के लिए यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और ये बाकी जो हिस्से के मुसलमान है भारत के हिस्से के, इनको अपनी कुर्बानी देनी होगी। तो बेगम एजाज रसूल कहती हैं कि जिन्ना साहब ने हमसे कहा और हम सब इसी के लिए तैयार हुए कि अपने मुस्लिम बिरादरान के लिए हम अगर कुर्बानी दे देते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं होगी, इसलिए हमने पाकिस्तान मूवमेंट में साथ दिया। ये 1985-86 में इंटरव्यू दे रही थी। अभी आप सोचेंगे इंटरव्यू शायद कराची में बैठ के दे रही होंगी, नहीं, दिल्ली में बैठ के दे रही थी। जिस बेगम एजाज रसूल को जूते की माला पहनाई जानी चाहिए थी इस देश में, उसके साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। आजादी के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गई, 2-2, 3-3 बार राज्यसभा की मेंबर रही। उसके बाद उत्तर प्रदेश से विधायक चुनी गई। विधायक चुनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री बनी, महिला हॉकी फेडरेशन की अध्यक्ष बनी। और सुनिए, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, अटल जी की सरकार में इनको पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण अटल जी की सरकार में। क्यों? पाकिस्तान बनाने के लिए शायद। हमने ये किया है। अब एक और सुन लीजिए, राजा महमूदाबाद, एक महमूदाबाद जगह है यूपी में, आप तो जानते होंगे, यहां के एक राजा महमूदाबाद होते थे। पद क्या था उनका पद था मुस्लिम लीग के वो कोषाध्यक्ष होते थे। मतलब मुस्लिम लीग 3 लोगों के पैसों पे चलती थी। एक थे हैदराबाद के नवाब, एक थे भोपाल के नवाब और एक थे राजा महमूदाबाद। राजा महमूदाबाद ने तन मन धन से पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान को परवरिश करी, पाकिस्तान का मुस्लिम लीग का पूरा अकाउंट संभाला, चंदा बटोरा, पैसा लिया, सब कुछ किया। यहां तक कि दंगे करवाने के लिए कोहट वोहट में जो दंगे हुए थे उसमें भी कहते हैं कि इन लोगों की चंदे भेजे थे भोपाल और इन लोगों से चंदे भेज के उधर वहां पे खान अब्दुल गफ्फार खान का जो माहौल खराब किया गया NWFP में, वो इन लोगों ने किया। ये कभी पाकिस्तान नहीं गए, ठीक है, कोई बात नहीं। राजा महमूदाबाद के बेटे कांग्रेस के टिकट पे सांसद विधायक रह लिए यूपी से। अब इनके पोते हैं, एक अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रह चुके हैं। एक दिन मैं उनको किसी सेमिनार के अंदर सुन रहा था, वो बैठे हुए हैं और बैठकर वो बोल रहे हैं कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है वो वीर सावरकर ने दिया था। सोचिए, जिस राजा महमूदाबाद ने, जिन्ना का जो खास व्यक्ति था, जिन्ना का पूरा अकाउंट्स मुस्लिम लीग का जो मेंटेन करता था, चंदा बटोरता था पूरे भारत से मुस्लिम लीग के लिए, जो पाकिस्तान के निर्माण में काम आया, उसका पोता समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। यहां तक भी ठीक है भाई, दादा की गलती के लिए हम पोते को क्यों बोले, बिल्कुल ठीक है। लेकिन DNA एक सेमिनार में बैठ के बोलता है कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत तो वीर सावरकर ने दिया था। भाई तेरे दादा जान ने जो किया वो तो बता दे। ये स्थिति है इस देश की। आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरल से राहुल गांधी के साथ मिलकर लड़ती है। इसके 2 नेता होते थे, बी पोकर बहादुर साहिब, और वहां भी एक मोहम्मद इस्माइल खान थे, ये दूसरे वाले थे, मेरठ वाले नहीं। ये साउथ के जिन्ना कहे जाते थे, दक्षिण भारत के जिन्ना, और कहते थे जिन्ना की 2 आंखें हैं दक्षिण भारत में, एक नवाब बी पोकर बहादुर साहिब और एक नवाब इस्माइल खान। ये दोनों पाकिस्तान इंडियन, जब भारत का बंटवारा होने लगा जून 1947 में बंटवारा तय हो गया, इन्होंने मोपलिस्तान एक अलग देश मांगा, केरला में जो मोपला इलाका है ना, मालाबार जिसको आज हम कहते हैं, मोपलिस्तान के नाम से अलग देश मांगा। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये मालाबार जो केरल का इलाका है, ये अलग देश पाकिस्तान की तरह बनना चाहिए, मुस्लिम, जहां पे शरिया लागू होना चाहिए, मुस्लिम बहुल देश होना चाहिए। ये बी पोकर बहादुर साहिब और नवाब इस्माइल खान, ये साउथ वाले नहीं गए पाकिस्तान। जो मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी ना अमित, जो पूरा जिसमें दक्षिण भारत आता था, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी उस राज्य का नाम था। एक तरफा मुस्लिम लीग जीती थी 45-46 में, और एक मुसलमान पाकिस्तान ने किया। आपने पाकिस्तान में पंजाबी बोलने वाले मुसलमान देखे होंगे, आपने पाकिस्तान में लखनवी बोलने वाले मुसलमान देखे होंगे। पाकिस्तान का जिन्होंने परमाणु बम बनाया है, AQ खान, अब तो मर गए, वो भोपाल के थे, तो भोपाली स्टाइल में बोलते थे। आप बिहारी मुसलमान मिलते हैं। अभी एक पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियन ने बताया कि मैं बिहारी मुसलमान हूं, है ना।
बंगाली मुसलमान भी पाकिस्तान में मिल जाता है। आपने क्या पाकिस्तान में आज तक दक्षिण भारत का कोई मुसलमान एक देखा? भी नहीं, कहीं आवाजें तो नहीं सुनी। अब आप एक काम कीजिएगा, मेरे इस पॉडकास्ट खत्म होने का निकाल के देखिएगा 45-46 के चुनाव में दक्षिण भारत में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली थी। यही बी पोकर बहादुर साहब और ये इस्माइल खान, इन्होंने क्या किया आजादी के बाद, जो इंडियन मुस्लिम लीग जो थी, जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना की, इंडियन मुस्लिम लीग के बीच में, इंडियन और मुस्लिम के बीच में ने यूनियन वर्ड जोड़ दिया और नाम रख दिया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, IUML, और ये राजनीति में उतर आया। और दुर्भाग्य देखिए, 2-3 बार मंजेरी सीट है एक लोकसभा की, वहां से सांसद रह लिए बी पोकर बहादुर साहब ये लोग। उसके बाद कल्पना कीजिए कि भारत की आजादी के 12-13 बरस बाद ही, जब नेहरू जिंदा थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग का सोल्ड कॉल्ड तरीके से इतना विरोध किया, उन्होंने 12 साल बाद, उनके रहते रहते, जब इंदिरा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनी पहली बार और ये सब नंबूदरीपाद की CPM की सरकार होती थी केरल में, इन्होंने उस IUML से हाथ मिला लिया। जब ये बी पोकर बहादुर साहब और इस्माइल खान, जो जिन्ना की 2 आंखें थे, ये जब जिंदा थे, तब इनसे नेहरू के रहते हुए कांग्रेस ने हाथ मिला। गठबंधन जारी है। गठबंधन। एक कोया साहब मुस्लिम लीग के नेता थे, वो केरल के मुख्यमंत्री बने। भारत में 3-4-5 मुस्लिम मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने, उनमें से कोया साहब हैं। कोया साहब केरल के मुख्यमंत्री बने, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के थे। और उनका बैकग्राउंड मन क्या है, मलयालम में मुस्लिम लीग की एक मुखपत्र निकलता था, उसके वो संपादक हुआ करते थे। माउथ पीस मलयालम मुस्लिम लीग। अभी एक मैंने दिया, बड़ा वायरल हुआ, जो लोगों को जानकारी मिली। एक जनाब होते थे, तो एक जनाब होते थे मोइनुल हक चौधरी, असम के रहने वाले थे और जिन्ना के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। मुस्लिम लीग के यूथ विंग के ऑल इंडिया हेड थे वो आजादी के पहले। आजादी के बाद भारत में रह गए, असम में रह गए। असम में वो 6-6 बार विधायक बने, 5-6 बार विधायक बने। असम के अंदर कैबिनेट में मंत्री बने, असम कैबिनेट में। उसके बाद 1970 के आसपास इंदिरा गांधी ने उनको अपनी कैबिनेट में मंत्री बना लिया, मोइनुल हक चौधरी को। जीवन भर पाकिस्तान नहीं गया। सादुल्ला खान, बहुत बड़ा नाम है। आप ड्राफ्टिंग कमेटी जो 6-7-8 लोगों की थी, उसके एक मेंबर थे सादुल्ला खान, असम के नेता थे, मुस्लिम लीग के नेता थे। आपको मालूम है कि आजादी के बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर मुस्लिम लीग का नेता बैठा हुआ था डॉक्टर अंबेडकर के साथ, सादुल्ला खान। चाय के बागान है आज भी उनके परिवार के असम के अंदर। मतलब कितने नाम मैं अमित आपको गिनाऊं कि पाकिस्तान बनाने के बाद पाकिस्तान नहीं गए। वो तो भोपाल के नवाब, ये भोपाल के नवाब जो हैं, इनके बारे में दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि जैसे राहुल गांधी के परदादा जवाहरलाल नेहरू होते हैं, ऐसे ही सैफ अली खान के परदादा हुए ना, परदादा, पिता के नाना हुए ना, पिता के नाम है, जी, तो परदादा हुए। तो ऐसे ही सैफ अली खान के परदादा जो है वो नवाब हमीदुल्लाह खान साहब होते थे, जो भोपाल के नवाब थे। मतलब खासम खास जिन्ना के, मतलब जिन्ना ने इनको ये तक कहा था कि अगर मैं नहीं रहा इस दुनिया में तो मेरे बाद तुम पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन जाओगे, मतलब नेक्स्ट टू। और कोशिश भी की उन्होंने अपनी बेटी को पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया। पाकिस्तान फॉरेन सर्विसेज के अंदर बेटी चली गई। शहरयार खान का नाम अगर किसी ने सुना हो, शहरयार खान जो पाकिस्तान के विदेश सचिव रहे और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे, ये उन्हीं के उनके नवासे थे। तो उनकी जो 3-4 बेटियां थी, उसमें एक बेटी जो पाकिस्तान गई, उसका बेटा शहरयार खान हुआ, और एक बेटी से जो है वो नवाब पटौदी पैदा हुए, जिनके बेटे सैफ अली खान है। तो ये सब मौसेरे भाई थे आपस में। तो सोचिए कि ये नवाब हमीदुल्लाह खान भोपाल छोड़ा ही नहीं। 1949 तक भोपाल आजाद नहीं हुआ था। 1 जून 1949 को भोपाल आजाद होता है। सबको हैदराबाद की कहानी मालूम है, भोपाल की कहानी तो किसी को मालूम ही नहीं है। 49 में आजाद भोपाल 1 जून 1949 को विलय हुआ भोपाल का। उसके पहले भोपाल में शरिया, भारत में 15 अगस्त के बाद भी भोपाल शहर के अंदर शरिया कानून चलता था, ये नवाब हमीदुल्लाह खान चलाता था। भोपाल 1 जून 1949 को आजाद हुआ है, हैदराबाद के बाद भी। और भोपाल के पास एक जगह है विदिशा के पहले, वहां पर लड़कों ने, कुछ युवाओं ने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया था। ये 1948 की बात बता रहा हूं। इस नवाब की पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, 6 बच्चे मारे गए थे उसमें, 6 युवा। मतलब तिरंगा फहराने पर भोपाल में गोलियां मारी जाती थी। ये नवाब हमीदुल्लाह खान गोलियां चलाता था तिरंगा चलाने वालों पर। अब उसका जो पोता है सैफ अली खान, उसका 5-6 साल पहले का इंटरव्यू है, बोला नहीं, अंग्रेजों के आने के पहले तो भारत की अवधारणा ही नहीं थी। भाई तेरे लिए नहीं होगी अवधारणा भारत की। भारत तो विष्णु पुराण में भारत के बारे में लिखा हुआ है कि भारत माता क्या है और भारत का नक्शा क्या है और भारत क्या है हमारे लिए। हमको तो मालूम है, भारत सनातन काल से भारत है।
तुम जैसे लोगों के लिए भारत की अवधारणा अंग्रेजों के आने के बाद हुई होगी, क्योंकि तुम्हारी रगों के अंदर नवाब हमीदुल्लाह खान जैसे गद्दारों का खून बहता है। ये स्थिति है। अब पहले तो हमारे पास हे राम हिंदी में थी, हम्म, अब ये हे राम अंग्रेजी में आ चुकी है, हम्म, और ये 10वां संस्करण आ रहा है इसका, जी। और इसका पहला संस्करण हम्म, कुछ अलग है। इसमें तथ्यात्मक रूप से कुछ चीजें भी जुड़ी हैं, या नहीं, विषय वस्तु वही है? नहीं, बिल्कुल वैसे ही। तो अंग्रेजी के पाठकों के लिए अब हे राम आ गई। हाँ है, अंग्रेजी के पाठों के लिए हेराम आ गई है। कुछ करेक्शन है जो कुछ मुझे लगा कि इसको ठीक से नहीं हो पाया है, तो मेरे ट्रांसलेटर है जिन्होंने पुस्तक ट्रांसलेट कोशिश की आपने? नहीं, बिल्कुल करेक्ट होने की कोशिश नहीं की। मेरे जो ट्रांसलेटर हैं जिन्होंने पुस्तक को ट्रांसलेट किया है, उनका नाम है अप्रतिम त्रिपाठी। बिल्कुल। और किसी को लगेगा कि बहुत जर्नलिस्ट होंगे या लिटरेचर के जानकार हो, नहीं, वो पेशे से इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, और उनकी उम्र है मात्र 26 साल, और बहुत शानदार रिसर्चर हैं। वो वीर सावरकर पर 2 पुस्तक भी लिख रहे हैं। तो उन्होंने जब ट्रांसलेशन किया मेरी हिंदी से अंग्रेजी का, बिल्कुल, तो उन्हें कहीं कहीं जगहों पे कुछ गलतियां नजर आई जहाँ पे उनको लग रहा था, तो उन्होंने वो कुछ जगहों पे वो गलतियां ठीक करी हैं। तो इसलिए आपको इसके अंदर जो है बिल्कुल परफेक्ट प्योर जो अनुवाद है वही मिलेगा, एकदम अच्छा। हर हिंदू को गिल्ट उसके अंदर भर दी गई कि तुम्हारी विचारधारा ने जो गांधी की हत्या करी, झूठ उसके दिमाग में भर दिया गया। तो जो भारत का जो मुस्लिम पाकिस्तान परस्त जो मुस्लिम पूरा काडर था जो यहाँ पे रह गया था, उसको वो गांधी की हत्या की वजह से जड़ें जमाने का मौका मिला। अगर गोडसे 3 गोली गांधी को नहीं मारता, पॉपुलेशन एक्सचेंज पूरी तरह तो नहीं लेकिन काफी हद तक हो गया। सरदार पटेल भी करते, सरदार पटेल पॉपुलेशन एक्सचेंज करवाते। विचारधारा को लेकर कांग्रेस लगातार दोहराती थी, और जैसे हिंसा महाराष्ट्र ने देखी। अमित पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप सीधे क्यों नहीं कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा हुई? आप तो हिंसा को पावन ब्राह्मणों के खिलाफ बिल्कुल आपको बोलना चाहिए ना, आपके सवाल में होना चाहिए कि ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा। पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप बोलिए। असल में दिक्कत यह है कि जो आपने अभी कहा वही गलती हम सब करते हैं कि हम कहते हैं वो गांधी जी की हत्या के बाद हिंसा हुई थी। नहीं, गांधी जी की हत्या के बाद ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था, प्रायोजित थी हिंसा, बिल्कुल प्रायोजित हिंसा थी, और कांग्रेस द्वारा प्रायोजित हिंसा थी। जो सिख दंगे हुए, सिख विरोधी दंगे जो 84 में इंदिरा गांधी के बाद हुए, उसी स्केल पर ब्राह्मणों के खिलाफ गांधी हत्याकांड के बाद हिंसा हुई है महाराष्ट्र में। आप कल्पना कीजिए ना कि 20 जनवरी को गोडसे गांधी जी की हत्या की कोशिश करता है, पहली बार। गांधी जी की हत्या के 10 दिन पहले वो पहला अटेम्प्ट करता है, नाकाम होता है। पुलिस के पास सारे क्लू होते हैं, एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन प्लानिंग रच रहा है, कौन कुछ रच रहा है। 10 दिन तक पुलिस कुछ नहीं करती। 5:17 पर जब गोडसे गांधी जी को गोली मार देता है, तो 8 बजे जब भारत का आकाशवाणी से जो समाचार प्रकाशित होता है उसके अंदर बता दिया जाता है कि गांधी जी की हत्या करने वाले युवक का नाम नाथूराम गोडसे है, उसकी जो राज्य है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, महाराष्ट्र में भी वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी उसकी उपजाति चर्चित पावन ब्राह्मण। 10 दिन तक तुम गोडसे को ढूंढ नहीं पाए, सारे क्लू होने के बाद भी। और जिस पल वो गांधी को मार देता है उसके 3 घंटे में पूरे भारत को ये मालूम पड़ जाता है कि उसका नाम नाथूराम गोडसे है, वो महाराष्ट्रियन है, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी चित्पावन ब्राह्मण है। फिर नंगा नाच, एक एक घरों से ब्राह्मणों को ढूंढा जाता है, ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा होती है, संघ के पूरे कॉर्डर को खत्म किया जाता है, संघ से जुड़े लोगों के खिलाफ हिंसा होती है। नागपुर में संघ मुख्यालय को घेर कर जलाने की कोशिश होती है, जिसमें गुरुजी अंदर बैठे होते हैं और बड़ी मुश्किल से वो बचाए जाते हैं। तो ये सब पूरी प्रायोजित हिंसा थी ना, एक एक जानकारी थी, एक एक घर की जानकारी थी। ब्राह्मणों को छीन बाहर निकाल के मारा गया। नारायण सावरकर, जो वीर सावरकर के छोटे भाई थे, डॉक्टर नारायण सावरकर क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके घर पे जब भीड़ ने हमला किया तो उनको ऐसे खींचकर बाहर लाया गया जैसे किसी चोर डाकू चक्के को लाया जाता है, और सड़क पर उनको लाकर तब तक उनको पत्थर मारे गए, जब तक मरणासन अवस्था में नहीं पहुंच गए। क्या एक स्वतंत्रता सेनानी जो खुद गांधी जी के साथ जिनका पत्र व्यवहार होता था, डॉक्टर नारायण सावरकर एक बड़े डॉक्टर थे, समाज सेवी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे। क्या वो भारत की आज़ादी के 4 महीने बाद आप उनका ये हश्र कर रहे हो सड़क पर, जैसे चोर को, बच्चा चोर को आप पत्थर मारते हो, उसे आप पत्थर मार रही कांग्रेसियों की भीड़। जब ये लोग कहते हैं ना कि नोएडा में मॉब लिंचिंग हो गई, अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हो गई, झारखंड में मॉब लिंचिंग हो गई, अब्दुल की हो गई, रशीद की हो गई, अखलाक की मॉब लिंचिंग हो गई ना, भारत की अगर कोई पहली मॉब लिंचिंग है तो नारायण सावरकर के साथ। और मॉब लिंचिंग करने वाले लोग जो थे वो गांधीवादी थे और कांग्रेसी थे। ये कोई सिखों के खिलाफ जो दंगे की 84 में कोई नया काम नहीं किया, ये तो कर चुके 48 में ही।